Assalamualaikum students, I am Nimsha Sehat, your on-screen chemistry instructor from tutorial.pk. Students start करते हैं, summarize करते हैं चैप्टर नंबर 1 को, that is periodic classification of elements and periodicity. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हम आज एक टेबुलर फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में देखते हैं स्टूडेंट्स, हम उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास वो मुख्तलिफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से गुजरा. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आइडेंटिफाई हुआ कि एटम होता क्या है, देन एटम मिल के एक एलिमेंट और एलिमेंट मिल के कैसे कंपाउंड बनाते हैं, ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया. देन स्टूडेंट्स आपके पास अल-राज़ीज़ क्लासिफिकेशन ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे क्लासीफाई किया. देन स्टूडेंट्स आपके पास सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद थी या बेस थी वो डॉबरीनर ने अपने लॉ ऑफ ट्रायड से रखी, जिसमें स्टूडेंट्स उसने क्या किया कि आपने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया और आपके पास जो बीच का मिडिल का एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट किया. देन स्टूडेंट्स आपके पास न्यूलैंड ने 62 एलिमेंट्स के 62 नॉन एलिमेंट्स उस वक्त के उनको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, और स्टूडेंट्स उसको रेफर किया उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव से, वेयर एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज विद दैट ऑफ द फर्स्ट. देन स्टूडेंट्स आपके पास डिमिट्री मेंडलीव ने क्या किया कि इन द इंक्रीजिंग अरेंजमेंट ऑफ या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स को मजीद ग्रुप वाइज अरेंज किया. अब स्टूडेंट्स उसकी इस अरेंजमेंट के अंदर जो थोड़ी सी उसके कैटेगरीज बनाई थी स्टूडेंट्स वो सिस्टमेटिक थी, यानी कि स्टूडेंट्स आप ग्रुप्स और पीरियड्स की बेस पे एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते थे. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अपने सामने देखेंगे कि आपके पास डॉबरीनर लॉ ऑफ ट्रायड्स कैसे सिस्टमेटिक फॉर्म में नजर आता है. देन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कैल्शियम के बाद पीरियोडिक मैनर में प्रॉपर्टीज अपने आप को सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रही थी. देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कैसे आपको नजर आता था. देन स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपके पास स्टूडेंट्स एटॉमिक मैसेज में अरेंजमेंट का सबसे बड़ा ये नुकसान था कि आप आइसोटोप्स की प्लेसमेंट नहीं कर सकते थे. तो सबसे मेजर स्टूडेंट्स आपके पास इशू ये था. उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एक ऐसे एक्स्ट्रा ग्रुप की ज़रूरत थी जो आपके पास नोबल गैसेज को इंटरटेन कर सके. उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके पास हैवी मेटल्स हैं जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास आज के पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उनको आपने सब ग्रुप का नाम दिया. एंड देन स्टूडेंट्स आपने अपने पीरियोडिक टेबल को एक नई शक्ल दी, जिसमें स्टूडेंट्स मूसली ने 1913 के अंदर क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि स्टूडेंट्स ये इंप्रूवमेंट्स आई पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो स्टूडेंट्स वो पीरियोडिक टेबल जो हम अपनी एक एग्जिस्टेंस में या नेचुरल फॉर्म में देखते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे सामने आया जो कि स्टूडेंट्स मॉडिफाइड था. जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हैं. देन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास एलिमेंट्स को कैसे ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज किया गया. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास जो 8 ग्रुप्स थे उनको आप रोमन में रिप्रेजेंट करते थे. 8 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स आपके पास 8 ए ग्रुप्स थे, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास 8 बी सब ग्रुप्स थे. देन स्टूडेंट्स आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास जो पीरियड्स थे वो 7 थे, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे. उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की एक प्रॉपर प्लेस थी आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अल्केलाई मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स थे, यानी कि प्योर मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे. जैसा कि जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो हेलोजन फैमिली आती है, कार्बन फैमिली आती है साइड बाय साइड स्टूडेंट्स, वो आपके पास प्योरली नॉन मेटालिक थे इन कैरेक्टर. देन स्टूडेंट्स जब हम पीरियोडिक ट्रेंड्स देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज कैसे रेजोनेट करती हैं एक प्रॉपर साइकिल के अंदर, यानी कि अपने आप को कैसे रिपीट कर रही होती हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स की फॉर्म में. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स की तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज. स्टूडेंट्स जो आपके पास एटॉमिक साइज होता है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन दैट ऑफ द न्यूक्लियस एंड दैट the distance which is present between the nucleus and that of the outermost valence electron, यानी कि उसके दरमियान जितनी भी आपकी स्पेस है वो एटॉमिक साइज कहलाएगी. देन स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि हम बॉन्ड लेंथ के हाफ को भी एटॉमिक रेडियाई कह सकते हैं इन द केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसके तौर पर स्टूडेंट्स आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक्चुअली एटॉमिक रेडियस कैसा होगा. देन स्टूडेंट्स जब हम एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस कर रहे थे तो हमारे इन सारे कॉन्सेप्ट्स का जो बेस है वो है न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट. न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट्स अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की दैट ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो रेजिस्टेंस होती है, यानी कि वो रेजिस्टेंस या वो ऑपोजिशन जो कि न्यूक्लियस को अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं करने देती, जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स हम आयनिक रेडियाई को और आपके पास जितने भी कैटायनिक रेडियाई है और आयनिक रेडियाई स्टूडेंट्स उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास एक कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने साइज में स्मॉल हो जाता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास एक एनायन, आपके पास जो एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैसे अपने साइज में बिगर हो जाता है.
जाता है। देन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स ड्यू टू द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम अक्रॉस द पीरियड ये देख सकते हैं कि आपके पास ड्यू टू द कांस्टेंट स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होता है तो अक्रॉस द पीरियड आपके पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास वो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल जिसको आप कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वो आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, यानी कि आप पॉजिटिव साइंस के साथ इसको देखते हैं। देन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, मेनली एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट्स ये तमाम फैक्टर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप, यानी कि स्टूडेंट्स जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं एक ग्रुप के अंदर तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब आप ग्रुप की बात कर रहे होते हैं तो विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ एटम तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। जबकि स्टूडेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, चाहे वो हम पीरियड 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास साइज डिक्रीज होने के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने ट्रेंड्स में देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स आपस में सेम है, लेकिन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस मेटल और एन आयन। यानी कि स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वो एनर्जी जो रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप किसी न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन whenever a second electron is added to a uninegative ion it is always a endothermic process। और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस स्टूडेंट्स रिपल्जन की वजह से होता है। वही फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जो कि कर रहे होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, और ट्रेंड भी सेम फॉलो हो रहा होता है। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास रिएक्टिविटी से रिलेट कर रहा होता है मेटेलिक कैरेक्टर, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसी हद तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट कर रहा होता है, यानी कि द एबिलिटी टू टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास वो एटम्स जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेते हैं, वो मेटेलिक इन नेचर होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स जो आसानी से लूज नहीं कर पाते वो आपके पास नॉन मेटेलिक होते हैं इन कैरेक्टर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉर अल्किलाइन अल्कलीन अर्थ मेटल्स, यानी कि स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके पास दैट टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जबकि स्टूडेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल आपके पास जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होता है। और आप एक और बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। देन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल किस तरह से एक दूसरे से बाउंड हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास वेरिएशन इन अ पीरियड या इन अ ग्रुप स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट होती है जब आप बात कर रहे होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की। यानी कि स्टूडेंट्स आप जब पीरियड्स की केस में ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन तक यानी कि ग्रुप 4 तक स्टूडेंट्स आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो मैक्सिमम हो रहे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप बात करते हैं नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, नियॉन की, तो स्टूडेंट्स आपके पास वो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। देन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आपके पास सेम मैनर ही दोबारा रिपीट हो रहा होता है इन द केस ऑफ सिलिकॉन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जहाँ तक मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन सकते हैं एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के या एटम के या एलिमेंट के स्टूडेंट्स, तो आपके पास वहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मैक्सिमम होते हैं। देन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स साइज जो होते हैं वो बड़े होने लग जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स वो वीक होती चली जाती हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप बात करते हैं हैलोजेंस की, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन से आयोडीन तक पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉर हैलोजेंस आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। देन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आप ट्रेंड देख सकते हैं कि आपके पास कहाँ पे डिफरेंस आता है, यानी कि कार्बन तक मैक्सिमम होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं अक्रॉस द पीरियड। देन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो आप याद रखिएगा कि वो चार्ज होता है जो कि एक कंपाउंड के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अपने अंदर एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मुख्तलिफ
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम है वो +1 स्टेट में एग्जिस्ट करता है सोडियम क्लोराइड के अंदर। टिन टेट्राक्लोराइड के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास जो टिन है वो +4 में, जबकि क्लोराइड आपके पास -1 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। वाटर में स्टूडेंट्स आपके पास +2, ऑक्सीजन में -2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स आपके पास जरूरी नहीं है कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आपके ग्रुप नंबर को रिफ्लेक्ट कर रही हो। जैसे कि स्टूडेंट्स सल्फर की केस में सल्फ्यूरिक एसिड में स्टूडेंट्स +6 चार्ज होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का जो चार्ज होता है वो -2 होता है। यानी कि स्टूडेंट्स कहीं पे आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही हो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या कहीं पे स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज को रिप्रेजेंट कर रही हो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जब बारी आती है तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो आपके पास जितना अच्छा मेटल होगा स्टूडेंट्स वो उतना ही ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं याद रखिएगा स्टूडेंट्स वो अच्छे, खासतौर पर जितने भी कॉइनेज एलिमेंट्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास कॉपर आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, मरकरी, स्टूडेंट्स ये जो कॉइनेज मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जिनके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा प्रिवेल कर रहा होता है स्टूडेंट्स वो अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स नहीं होते। देन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट इज रिलीज व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड अ पर्टिकुलर केटाइन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ज़्यादातर केटाइंस के साथ डील कर रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसको स्टूडेंट्स आप अपने लोअर ग्रेड्स में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स इसका ताल्लुक होता है चार्ज टू साइज रेशो से, यानी कि चार्ज डेंसिटी से। जितनी ज़्यादा आपकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, यानी कि जितना ज़्यादा साइज स्मॉल होगा आपकी किसी भी केटाइन का, उतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आपके पास स्टूडेंट्स जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी स्टूडेंट्स वो आपके पास ज़्यादा होगी, जैसे कि आप मुख्तलिफ ट्रेंड्स में भी देख सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक रिलेशनशिप्स विद रिस्पेक्ट टू हेलाइड्स, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स आपके पास हेलाइड्स जो होते हैं वो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस होते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास आयनिक हेलाइड्स होते हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास इंटरमीडिएट या पॉलीमेरिक हेलाइड्स होते हैं, देन स्टूडेंट्स आपके पास कोवलेंट हेलाइड्स होते हैं। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जो अल्किलाई मेटल्स होते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद दैट ऑफ हेलाइड्स विद दैट ऑफ हेलोजेंस स्टूडेंट्स ये आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं। देन स्टूडेंट्स जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता चला जाता है वैसे वैसे स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता चला जाता है, यानी कि कोवलेंट हाइड्राइड्स की तरफ, हेलाइड्स की तरफ स्टूडेंट्स आपका शिफ्ट होता चला जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अक्रॉस द पीरियड आपके पास कोवलेंट हेलाइड्स जो हैं वो ज़्यादा बननी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को जिनको हम हाइड्राइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये भी आपके पास आयनिक, इंटरमीडिएट और कोवलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जितनी भी आपके पास हाइड्राइड्स होती हैं स्टूडेंट्स आयनिक हाइड्राइड्स के आपके पास सॉलिड लेटिस स्ट्रक्चर्स होते हैं हेलाइड्स की तरह। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जो आपके पास इंटरमीडिएट होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं विद दैट ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट हेलाइड्स या हाइड्राइड्स। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे जितने भी कोवलेंट आपके पास हाइड्राइड्स होती हैं स्टूडेंट्स वो आपके पास जॉइंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं इनके दरमियान वो वीक होती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आयनिक। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे स्टूडेंट्स बेरिलियम की होगी, मैग्नीशियम, जिंक और कैडमियम की होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास आयनिक और कोवलेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास जितनी भी हाइड्राइड्स जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ होती हैं स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। और एक बात और याद रखेंगे कि अगर आपकी हाइड्राइड्स का आपस में जो भी हाइड्राइड्स हैं स्टूडेंट्स उसका जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो आपके पास अगर स्टूडेंट्स 1.8 से ज़्यादा है तो वो आयनिक हाइड्राइड होगी, अगर 1.8 से कम है तो स्टूडेंट्स वो आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड होगी। अब स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि टेंडेंसी या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेंडेंसी किस तरफ होगी, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अल्किलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स आपके पास बना रहे होंगे आयनिक हाइड्राइड्स, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी नॉन मेटल्स होंगे आगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आपके पास स्टूडेंट्स बना रहे होंगे बाय एंड लार्ज कोवलेंट हाइड्राइड्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्साइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्साइड्स बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक होती हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपके पास जो मेटल्स होते हैं वो आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं क्योंकि ये बेसिक सॉल्यूशंस देती हैं इन वाटर, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स वो आपके पास नॉन मेटल्स जनरेट कर रहे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन दे रहे होते हैं वाटर के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होती हैं जिनके कैरेक्टर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखेंगे कि आपकी जो बेसिसिटी होती है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है इन द केस ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे जितनी ज़्यादा
ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर आपकी किसी भी ऑक्साइड के अंदर, एसिडिक ऑक्साइड के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा होगा। देन स्टूडेंट्स आपको पता है अच्छी तरह से कि आपके पास जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो अबव दैट ऑफ द ग्रुप 1A अल्केलाई मेटल्स है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो डिस्प्यूटेड रही है। वो ऐसे क्योंकि इसके स्टूडेंट्स कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं ग्रुप 1A मेटल्स के साथ, देन स्टूडेंट्स ग्रुप 7A मेटल्स के साथ मिलते हैं, देन स्टूडेंट्स इसकी कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके पास कार्बन फैमिली से मिलते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये 1A मेटल्स के साथ इसलिए मिलती है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो s ऑर्बिटॉल्स हैं, s ऑर्बिटॉल में से ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास ये मोनो पॉजिटिव आयन जनरेट करती है लाइक दैट ऑफ अल्केलाई मेटल। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जिस तरह इसके अंदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटॉल है, हाफ फिल्ड शेल होती है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन फैमिली के साथ होती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे आपके पास हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड बनाता है या यूनी नेगेटिव आयन बनाता है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास हेलोजेंस भी हाइड्राइड आयन बनाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा मैच करती है with that of carbon family. Having said that students, I have summarized this chapter for you. So students, I hope कि आपको समझ आया होगा. This is your on-screen chemistry instructor Imsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.